हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए, जो टॉपिक है जिसका टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 400 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा वो आर्टिकल्स कौन से हैं जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, और वो आर्टिकल्स कौन से हैं जिसमें हमें कम से कम टाइम देना है, और वो आर्टिकल जिन्हें हमें बार बार रिवाइज करना है। तो इसलिए उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, और इस वीडियो में हमने टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स इंक्लूड किए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से। अब आप देख रहे होंगे इस वीडियो में हमने पार्ट्स को भी इंक्लूड किया कि ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में होते हैं। पार्ट हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपके एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, लोकल रूरल गवर्नमेंट किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसलिए हमने वो भी फैक्टर आपकी वीडियो में इंक्लूड किया है। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द टेरिटरी। अब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑफिशियल नेम्स ऑफ आवर कंट्री। फर्स्ट ऑफिशियल नेम इज इंडिया एंड दिस अदर वन इज भारत, तो आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 3 क्या है। आप देखते होंगे कि पहले आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट था, अब उसको डिवाइड करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना दिया गया। तो ऐसे ही जब स्टेट्स की अल्टरेशन होती है, जब उनकी बाउंड्रीज को बढ़ाया कम किया जाता है, तो किस आर्टिकल से रेगुलेट किया जाता है, तो वो रेगुलेट किया जाता है आर्टिकल नंबर 3 से। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट से, जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। ये सिटीजनशिप से रिलेटेड पार्ट है। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे सीए, एनआरसी, ये सारे प्रॉब्लम सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं, तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट लाई है। अब बात करते हैं कि सिर्फ इन प्रॉब्लम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्ट क्यों लाई है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्ट लेके आई। क्योंकि जो सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है वो 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट में आता है। और बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट है, अब वो यूनियन लिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन सब्जेक्ट्स पे एक्ट कर सकती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट सेंटर की बात मानने पे बाध्य है। इसलिए जो आर्टिकल 11 है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये जिक्र किया जाता है कि पार्लियामेंट, सो रिमेंबर द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इसीलिए सीए, एनआरसी, सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम सारी की सारी सेंटर के अंडर आती हैं। अब बात करते हैं पार्ट 3, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पार्ट 3 में हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड हैं। तो पार्ट 3 हमारा शुरू होता है आर्टिकल 12 से और खत्म होता है आर्टिकल 15 तक। तो इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आप देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉज बनाए जाते हैं पर वो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू स्पीच, पर पार्लियामेंट लॉ बना दे कि आपके राइट टू स्पीच को कर्ब कर दे, तो वो सारे लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म करते हैं वो सारे इनकंसिस्टेंट होंगे, मतलब वो सारे लॉज नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल नंबर 17, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 19, protection of certain rights regarding freedom of speech, expression, beliefs. Article number 21, protection of life and personal liberty, right to life. Article number 21A, right to elementary education. Article number 25, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Article number 30, right of minorities to establish and administer educational institutions. Article number 31C, ध्यान रखिए पहले आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी का था, पर वो 44th अमेंडमेंट 1978 में रिपील कर दिया गया था। उसके साथ साथ आर्टिकल 31 क्लोज ए क्लोज बी भी रिपील कर दिए गए थे। अब इससे जुड़ी एक और फैक्ट है कि कौन से अमेंडमेंट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज लाया। इन सारे अमेंडमेंट्स की हमने एक वीडियो बनाई है, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी हमने डाला है ताकि आप वो डायरेक्ट वीडियो देख सकें। उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इंक्लूड किए हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। 5 टाइप के रिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप देख लीजिए ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स से, आप इनको प्लीज याद कर लीजिए। अब बात करते हैं हमारे पार्ट 4 की, जो
DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने आयरलैंड कंट्री से अडॉप्ट किया था और आयरलैंड ने उसे स्पेन से अडॉप्ट किया था। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देख लें। आर्टिकल नंबर 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल नंबर 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। आर्टिकल नंबर 15, provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. Article number 46, promotion of educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections. Article number 50, separation of judiciary from the executive. आर्टिकल नंबर 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप ध्यान रखिए, अब कोरोना वायरस है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल बढ़ जाता है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एंड आर्टिकल नंबर 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रपोज किया था 1975 की जो कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। अब इससे रिलेटेड अब बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी शुरुआत में 10 थी और 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी कौन से अमेंडमेंट से? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आपको इसका आंसर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो का लिंक देखिए, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को इंक्लूड किए हैं, तो प्लीज आप वो सारी वीडियो देखें और सारे अमेंडमेंट्स को याद कर लें। अब बात करते हैं कि पार्ट 5 जो यूनियन से रिलेटेड है, यूनियन गवर्नमेंट, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। So Article 52, the President of India. Article 61, impeachment of the President. आप ध्यान रखिए, आपसे बिल्कुल ये पूछा जा सकता है कि which article govern the impeachment of the President. So that is Article 61. Article 72, pardoning powers of President. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा निर्भया केस में जो कन्विक्ट्स थे उनको कैपिटल सेंटेंस दे दी गई है, तो इसलिए उन्होंने पहले पार्डनिंग पावर्स से सोचा था कि प्रेसिडेंट उन्हें पार्डन कर देंगे, पर वो प्रेसिडेंट ने यूज नहीं की, तो आर्टिकल 72 में इसका जिक्र है पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 105, पावर्स, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 110, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आप ध्यान रखिए, मनी बिल जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 110 से रेगुलेट होता है मनी बिल। आर्टिकल 112, आप देखते हैं हर साल हमारा फाइनेंशियल बजट पेश होता है, तो आर्टिकल 112 से हमारा फाइनेंशियल बजट पेश होता है। आर्टिकल 123, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो आप देखते होंगे कि कई बार जैसे लोकसभा का 70 जैसे एक साल में 3 सेशन होते हैं लोकसभा के, मॉनसून सेशन, बजट सेशन और एक होता है विंटर सेशन। तो जब इनके बीच में टाइम होता है तो तब अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लाना चाहती है तो वो एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा इशू करवा सकती है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है। आर्टिकल 124, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 143, आप ध्यान रखिए न्यूज में बहुत से। आर्टिकल नंबर 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। इन शॉर्ट, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। Advisory jurisdiction of Supreme Court is governed through Article number 143. Article number 148, Comptroller and Auditor General of India (bracket CAG). अब बात करते हैं हमारे पार्ट 6 जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 161, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। आपने देखा होगा आर्टिकल 72 था हमारा पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 165, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। हमारा 76 आर्टिकल था अटॉर्नी जनरल फॉर द सेंटर। अब बात करते हैं आर्टिकल 213, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ये 1, 2, 3। आर्टिकल नंबर 169, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट। आपने देखा होगा कि अभी इंडिया में सिर्फ 5 स्टेट्स पे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आप न्यूज में पढ़ रहे हैं तो कुछ स्टेटों की अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश कर दी गई है, तो इसलिए वो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 226, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स while power of supreme courts to issue writs is governed through article number 32। अब बात करते हैं पार्ट 8 जो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 239 सब क्लोज ए स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। आपने देखा होगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और दिल्ली के सीएम में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो वो जो सारे प्रोविजन है लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके रिस्पेक्ट में वो आर्टिकल नंबर 239 सब क्लोज ए में दिए हुए हैं।
अब बात करते हैं पार्ट 9 जो हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो सारे पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस हैं। वही बात करते हैं पार्ट 9A, वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो आपने देखे होंगे शहर में मेयर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, तो वो सारे पार्ट 9A में आते हैं। और ये 73rd अमेंडमेंट से रूरल लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी और 74th अमेंडमेंट से अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे निकल के आता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लंबा आर्टिकल कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 243। अब बात करते हैं पार्ट 11 की, जो आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक है। ये पार्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में डील करता है। अब एक और पॉइंट इसके लिए याद रखने के लिए कि आज तक मेजर 2 कमेटी सरकार ने बनाई है सेंटर स्टेट रिलेशंस के इंप्रूव करने के लिए। पहली तो है सरकारिया कमीशन और दूसरी है पुंछी कमीशन। तो आप ध्यान रखिए, दोनों कमेटी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। और इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो है आर्टिकल नंबर 249। आपने अब तक ये पढ़ा नहीं होगा तो प्लीज इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए आप। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। जैसे आपने देखा होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं और जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट का जिक्र है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो उन सब्जेक्ट्स जैसे सिटीजनशिप, इन सब्जेक्ट्स पे कानून लेके आ सकती है और वो पूरे देश में मान्य होगा। वहीं स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट के लिए भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो उन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून लेके आ सकती है। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें कुछ म्यूचुअल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट उस पे लॉ बना देती है तो ठीक है, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया तो हर स्टेट की बाउंडेशन हो जाती है कि वो सेंटर के लॉ को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 262 की, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हो कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तिस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो वो जो सारे रिवर वाटर डिस्प्यूट हैं वो आर्टिकल नंबर 262 के अंडर गवर्न किए जाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 12, आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A। अब आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड, आर्टिकल 267 कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब तक 15 फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हो चुके हैं। 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह ने हेड किया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट है। पहले इसका फंडामेंटल राइट था, तब आर्टिकल नंबर 31 था, पर 44th अमेंडमेंट 1978 को में इसको रिपील करके अब लीगल राइट बना दिया है। अब बात करते हैं पार्ट 14, आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323। आर्टिकल नंबर 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, जो सारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो आर्टिकल नंबर 312 से गवर्न की जाती हैं। पार्ट 14 है आर्टिकल 323A से आर्टिकल 323B तक। तो जो आप देखते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 323A से गवर्न होते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 15 से। अब बात करते हैं जो इलेक्शन कमीशन, आप देखते होंगे इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा देता है, वो है आर्टिकल 324 Superintendence, direction and control of election to be vested in an election commission। तो आप ध्यान रखिए आर्टिकल 324 is responsible to regulate election commission of India। आर्टिकल 326 elections to the house of the people and the legislative assembly of states to be on the basis of adult suffrage। मतलब आर्टिकल 326 हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल मतलब जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो सारे वोटर्स हैं, वो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज गवर्न थ्रू आर्टिकल 326। अब बात करते हैं इंडिया में पहले वोटिंग एज 21 थी, अब 18 है। तो किस अमेंडमेंट से इस वोटिंग एज को रिड्यूस करके 18 किया गया है? तो इसका आंसर जानने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वाली, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं पार्ट 16 की। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो स्पेशल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं। आर्टिकल नंबर 330 आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट ST के लिए सीट्स रिजर्व हैं
और अभी आपने देखा होगा कि जो 104th अमेंडमेंट है वो एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन, अभी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हर 10 साल बाद इनकी रिजर्वेशन को रिन्यू करना होता है। तो वो जो सारे इंपॉर्टेंट बिल्स और एक्ट्स हैं वो हमने एक वीडियो में डाले हुए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स को इंक्लूड किया है। तो आर्टिकल नंबर 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल नंबर 338 नेशनल कमीशन फॉर द एससी एंड एसटी। तो इससे आपका एक और फैक्ट क्लियर होता है कि जो नेशनल कमीशन है एससी एंड एसटी के लिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब बात करते हैं आर्टिकल 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब देखा होगा कि पिछले साल में भी सेंटर ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया गया है। अब ये किस अमेंडमेंट के तहत दर्जा दिया है, तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी। अब बात करते हैं पार्ट 17 आर्टिकल 313 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। 8 शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया में, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो वो किससे आर्टिकल 343 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, स्पेशल एक आर्टिकल है हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं पार्ट 18 जो इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो होती है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्ट 20 आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आर्टिकल हमने अडॉप्ट किया था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था शुरुआत में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 ही पार्ट्स थे, पर आज कुछ आर्टिकल्स को ऐड किया है, कुछ आर्टिकल्स को डिलीट किया है। तो आज ओवरऑल आप देखें तो 448 आर्टिकल्स हैं, सब क्लोजेज ऐड किए हैं, सब क्लोजेज डिलीट किए हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं।